हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 5.1 पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, ये 5.2 में कुल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोनों को आप लोग बारी बारी से ध्यान से समझेंगे। बस इसमें परिभाषा लिखना है और थोड़ा सा समझना है इसको। और आप लोग कमेंट करते हैं कि सर 9th वाला नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, 9th का ये चैप्टर 5 आज पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। एग्जाम आप लोगों का फरवरी मार्च में होता है और अभी ये जून चल रहा है। तो इतना ज़्यादा टाइम है, आप लोग आराम से पढ़ेंगे तब भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, आप लोगों का कोर्स पूरा हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का कोर्स पूरा कराएंगे। और कुछ लोग कमेंट करते हैं सर यूपी बोर्ड का पढ़ाइए। तो आप लोगों को हमने कई बार बताया भी है कि जो एनसीईआरटी वाला बुक है क्लास 9th से, वही यूपी बोर्ड है। मतलब यूपी बोर्ड में भी क्लास 9 से एनसीईआरटी वाला बुक ही लागू हो चुका है 3 साल से। तो आप लोग पता कर सकते हैं कहीं भी। तो यही एनसीईआरटी वाला बुक ही पूरे यूपी में लागू होगा। यूपी बोर्ड में भी यही एनसीईआरटी का बुक चलेगा क्लास 9th से ऊपर। क्लास 8 तक तो अभी यूपी बोर्ड वाला ही चल रहा है। कुछ जगह पर वो भी एनसीईआरटी चल रहा है, लेकिन और बाकी जगह पर ये यही एनसीईआरटी वाला बुक 7 और 8 का कुछ जगह पर चल रहा है। जबकि ये 9th और 10th 11 12th के लिए तो पूरे यूपी में यही एनसीईआरटी ही लागू हो चुका है 3 साल से। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं। तो जो चैप्टर काटे गए थे वो पिछले वाले सत्र के लिए काटे गए थे। अभी तो ये नया सत्र शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जून है। ये अप्रैल से सत्र शुरू होता था, हो सकता है जुलाई से सत्र शुरू हो। तो चैप्टर नहीं काटा जाएगा, इसके लिए अभी कोई आदेश नहीं आया है। तो जब तक चैप्टर नहीं काटा जाएगा आप लोगों को पूरा ही पढ़ना है। वो तो पिछले वाले सत्र के लिए चैप्टर को कम किया गया था, लेकिन इस बार पूरा चैप्टर अभी पढ़ाया जा रहा है। कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि चैप्टर कटेंगे कि पूरा पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पूरा पढ़ना है और एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग जरूर कीजिए। और इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करेंगे, वहां से आप लोग जो भी क्वेश्चन चाहेंगे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है सब कुछ नो SABKUCHKNOW, सभी स्मॉल लेटर में होंगे और बिना किसी स्पेस के। और एक नया चैनल हमने शुरू किया है सब कुछ नो ब्लॉग्स नाम से, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पर आप लोगों को रेगुलर ब्लॉग, डेली लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा। काफी अच्छी जानकारी वहां से भी आप लोगों को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है सब कुछ नो ब्लॉग्स। ब्लॉग्स का स्पेलिंग VLOG यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सभी स्मॉल लेटर में होंगे बिना किसी स्पेस के, सब कुछ नो। और स्पेस देने के बाद आप लोग ऐसे लिखेंगे ब्लॉग्स, तो चैनल आएगा। और इस वाले चैनल में भी नीचे आप लोगों को दिखाई देगा, तो वहां से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर आप लोग ब्लॉग भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ये एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। कह रहा है कि आप लोग जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा उसको अपने भाषा में किस तरह से लिखेंगे कि उसे आसानी से समझा जा सके। क्योंकि जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है, हमने आप लोगों को बताया था काफी लंबा है, काफी बड़ा है। तो उसी को कह रहा है आप लोग अपने भाषा में कैसे लिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि 5वीं अभिधारणा क्या है। यूक्लिड ने कहा था 5वीं अभिधारणा के बारे में, देखिए ने कुछ इस तरह से बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर यदि कोई एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही तरफ 2 अंतःकोण इस तरह का बनाए कि दोनों अंतःकोणों का योगफल
दोनों अंतःकोणों का योगफल दो समकोण के योग से कम हो तो दोनों रेखाएं उसी तरफ बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। ये उनका यूक्लिड का 5वीं अभिधारणा था, जो कि काफी लंबा हो जाता है और इसी को कहना है कि आप लोग अगर अपने भाषा में इसको सरलता से किसी को समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे, तो वही हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग अपने भाषा में इसको लिखेंगे कैसे। हम लोग लिखेंगे यदि दो रेखाओं पर एक कोई रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो ऐसे हम लोग उसको लिखते हैं। देखिए लिखेंगे यदि दो सीधी रेखाओं को, यदि हम लोग अपने भाषा में इसको लिख रहे हैं, यदि दो सीधी रेखाओं को तीसरी सीधी रेखा, यदि दो सीधी रेखाओं को, सीधी रेखा को हम लोगों ने देखिए कुछ नाम भी लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए LM हो गए, यहां P हो गया, इस कोण का नाम A और इसका नाम B लिख लेते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यदि दो सीधी रेखाओं को तीसरी सीधी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे। देखिए प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना। देखिए काट रहा है, दो सीधी रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रहा है। तो कैसे काट रहा है? तीसरी सीधी रेखा इस प्रकार, यहां पर काटे भी आप लोग लिख सकते हैं, या प्रतिच्छेदित करें, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि एक ही तरफ के बने हुए अंतःकोण कितने होने चाहिए? 180 अंश से कम। तो हम लोग वही लिखेंगे, प्रतिच्छेदित करें कि एक ही तरफ बने हुए अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं हमने अपने भाषा में कैसे लिखा है, यदि दो सीधी रेखाओं पर एक तीसरी सीधी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 से कम, क्योंकि अगर दो ऐसे लाइन रहेगा, दोनों समांतर होगा तो ये 180 हो जाएगा, और ऐसे कम होगा तो 180 से कम होगा। तो वही एक योगफल कितना होगा दोनों का जोड़ने पर 180 अंश से अगर कम हो तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे? तो दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर ये दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर उसी ओर प्रतिच्छेदित करेंगी जिधर अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम होगा।
देखिए हमने इसको अपने भाषा में लिख लिया कि दो सीधी रेखाओं पर एक तीसरी सीधी रेखा गिरती है ऐसे कि दोनों अंतःकोण एक ही तरफ बने हुए, उनका योग 180 से कम हो, तो दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर उसी ओर प्रतिच्छेदित करेंगे जिधर योग 180 से कम है। इधर नहीं, 180 से कम नहीं है इधर, तो इधर बढ़ाए जाने पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। यही रेखाएं इधर जब बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रतिच्छेद करेंगी। तो वही है, तो हमने अपने भाषा में लिखा है, आप लोग इसको अपने भाषा में भी लिखना चाहेंगे तो अपने जो समझ में आएगा, सही होना चाहिए तो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है, अभी हमने आप लोगों से बताया, वो 5वीं अभिधारणा के द्वारा क्या समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित हो सकता है। मतलब कह रहा है कि यूक्लिड का जो 5वां अभिधारणा है उससे क्या हम लोग समांतर रेखाओं के होने का मतलब कारण, उसका उत्तर बता सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं उससे कि नहीं। तो वही हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड के अभिधारणा से हम लोग समांतर रेखाओं का अस्तित्व होने का बता सकते हैं कि नहीं, तो वही देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक फिगर वही अभिधारणा के लिए। ये देखिए यूक्लिड का अभिधारणा ये कहता है, अभी आप लोगों को बताते हैं। यहां पर मान लीजिए कोई कोण P हो गया, यहां पर कोई कोण Q हो गया, ये L रेखा हो गया, M रेखा हो गया, और एक ये रेखा को हमने T मान लिया है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये है यूक्लिड की अभिधारणा। यूक्लिड की अभिधारणा क्या कहता है कि दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरे और दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 से अगर कम हो तो उसी ओर, जिधर अंतःकोणों का योगफल 180 से कम है, उसी ओर ये दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उसी ओर ये रेखाएं बढ़ाए जाने पर क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब काटेंगी। लेकिन ये तो यूक्लिड की अभिधारणा कहती है, उसका ये फिगर है। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, इसी अभिधारणा से देखेंगे कि क्या हम लोग समांतर रेखाओं को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ तो समांतर रेखाएं नहीं है, हम लोग लिखेंगे। तो अगर समांतर रेखा प्राप्त करना चाहें तो यहाँ आप लोग समझते हैं, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ होगा P प्लस Q, जो ये दो अंतःकोणों का योगफल है, मतलब P प्लस Q है, वो कितना होगा, कम होगा। ये छोटे का निशान है, किससे कम होगा, 180 अंश से। ये क्या है, यूक्लिड का अभिधारणा क्या कहता है कि जो अंतःकोण है वो 180 से कम होते हैं। लेकिन अगर हम अंतःकोणों का योगफल 180 दिखा दें, मतलब ये तो 180 से कम है तो रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर कट जाएंगी। लेकिन अगर ये दोनों योगफल 180 हो जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, सीधी हो जाएंगी, और वहां से हमको समांतर रेखा मिल जाएगा। देखिए अब इसी को हम लोग ऐसे करते हैं, P और Q को 180 बनाते हैं, तो ये रेखा हमको सीधा करना पड़ेगा, और L वाला रेखा हो गया, और ये M वाला रेखा भी देखिए हमको सीधा करना पड़ेगा, और ये T वाला रेखा को ऐसे काट देते हैं हम लोग। ये हो गया T, यहाँ पर कोण है P, यहाँ पर कोण है Q। तो देखिए अब इसमें क्या है कि ये दोनों कोण कितने हो गए, दोनों को जोड़ने पर 180 हो गया है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं P प्लस Q बराबर 180 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, अगर P प्लस Q दोनों 180 हो जाए, मतलब दोनों ऐसे हो जाएं, तो ये आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं, और जब नहीं काटेंगे तो मतलब दोनों L और M क्या है, समांतर हैं। इसी को हम लोग अब लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, यही लिखेंगे, उसी से हम लोग समांतर रेखा प्राप्त कर रहे हैं। तो लिखेंगे यदि दो रेखाओं
हमने रेखाओं का नाम लिख लिया है, एल और एम को एक रेखा टी, यदि दो रेखाओं एल और एम को एक रेखा टी, आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि यदि दो रेखाओं एल और एम को एक रेखा टी इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एक ही ओर बने हुए अंतः कोणों ऐसे लिखेंगे P और Q का योगफल, P और Q का योगफल 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं L और M बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात रेखाएं L और M समांतर होंगी। देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा कि यदि दो रेखाएं L और M को एक रेखा T इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योगफल मतलब P और Q का योगफल 180 अंश हो जाए, तो दोनों रेखाएं L और M बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। जब 180 होगा तो सीधे चले जाएंगे ऐसे, अर्थात क्या होगा, रेखाएं L और M समांतर होंगी। तो देखिए यूक्लिड से ये हमको प्राप्त हो सकता है समांतर रेखा। क्यों? क्योंकि P और Q कोण को अगर हम लोग 180 कर दिए, यहाँ 180 से कम है दोनों का जोड़, यहाँ हम लोगों ने 180 कर दिया, तो ये समांतर हो जाएंगी रेखाएं। तो पूछा क्या है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? तो आप लोग लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हाँ, यूक्लिड की अवधारणा से, यूक्लिड की अवधारणा से, यहां आप लोग लिख सकते हैं उसको, इसके बाद का यूक्लिड की अवधारणा से समांतर, यही वाला लिखेंगे, समांतर रेखाओं के अस्तित्व का, रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, निर्धारित होता
है। तो इस तरह से आंसर आप लोग लिख लेंगे। यही बताना था कि इससे हम लोग समांतर रेखा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं P और Q का योगफल 180 से कम है तो रेखाएं आगे बढ़ाने पर मिल जाएंगी, लेकिन अगर P और Q का योगफल 180 कर दिया जाए तो रेखाएं आगे बढ़ाने पर ऐसे सीधी ये निकलती जाएंगी, सीधी निकलती जाएंगी, कभी मिलेंगी ही नहीं। मतलब दोनों रेखाएं समांतर हैं तभी नहीं मिल रही हैं। तो वही हम लोग लिखेंगे, हाँ समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है इससे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर 5 भी पूरा कंप्लीट हुआ। तो अब आगे आप लोग चैप्टर 6 रेखाएं और कोण पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।